हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास के नोट्स और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और उसको आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी गोधूली भाग 2 के गद्य खंड का चौथा पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपने इस पाठ की व्याख्या का वीडियो नहीं देखा और अगर आप हिंदी गोधूली भाग 2 के किसी भी पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधूली गद्य खंड संपूर्ण व्याख्या और हिंदी गोधूली गद्य खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर 2023 की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी गोधूली भाग 2 के किसी भी पाठ की व्याख्या और वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं। आपको इस वीडियो में करना क्या है, सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है। हम आपको सभी के सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में याद करवाने की कोशिश करेंगे। आपको मेरी बातों को सिर्फ माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और निकलता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक किस प्रकार की विधा है। तो यह एक निबंध है। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि पूछा गया था पिछले बोर्ड एग्जाम में कि विष के दांत किस प्रकार की विधा है। तो विष के दांत हमने आपको पढ़ा दिया और वह एक प्रकार का कहानी है। तो उसी प्रकार नाखून क्यों बढ़ते हैं जो पाठ का हमारा नाम है, यह एक निबंध है। पूछा यह जा रहा है कि इसके रचयिता कौन है, इसके निबंधकार कौन है, इसकी रचना किसने की है। गुलाब राय ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, प्रताप नारायण मिश्र ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के निबंधकार अर्थात लेखक रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, नाखून को, चोर को, डाकू को या फिर बदमाश को। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन 101% बिल्कुल ही सही बताना है, सही आंसर टिक आपको करना है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को टिक करने के लिए पाठ पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़े हुए रहेगा तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप 101% बिल्कुल ही सही से बना दीजिएगा। और इस पाठ को हमने बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा रखा है वीडियो के माध्यम से। आप इस पाठ के व्याख्या की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, तो आप इस पाठ के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 101% सभी के सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल ही अच्छे से बना पाइएगा। और अगर आपने उस पाठ की व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए। हम इसी वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझा देंगे और इस वीडियो के बाद आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन यह है, द्विवेदी जी ने अर्थात जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पाठ के लेखक, उन्होंने निर्लज अपराधी किसे कहा है, नाखून को कहा है, चोर को कहा है, डाकू को कहा है या फिर बदमाश को कहा है। तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है, क्योंकि नाखून बार बार काट दिया जाता है लेकिन फिर भी वह बढ़ जाता है, इसलिए उसको निर्लज अपराधी कहा गया था द्विवेदी जी के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। कामसूत्र किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्सायन की या फिर राम अनुज आचार्य की। तो जो कामसूत्र है यह किसकी रचना है, तो कामसूत्र वात्सायन की रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कामसूत्र किसकी रचना है, तो कामसूत्र वात्सायन की रचना है। शिक्षक का अर्थ होता है, ये जो शिक्षक है यह एक दूसरे भाषा का शब्द है और पूछा यह जा रहा है कि इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है, साबुन, मुहावर, दर्पण या फिर मोम। तो शिक्षक का हिंदी अर्थ होता है मोम। मोम जो होता है, जो वैक्स होता है, उसी को शिक्षक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षक का अर्थ मोम होता है। महाभारत क्या है, एक उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है या फिर पुराण है। तो यह जो महाभारत है यह एक पुराण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महाभारत क्या है, महाभारत एक पुराण है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो हमने पाठ में आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही अच्छे से पाठ में समझा दिया था कि ऐसे किस देश के लोग हैं जो कि बड़े बड़े नख अर्थात बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग, कैके देश के लोग, वाहिक देश के लोग या फिर गांधार देश के लोग। तो जो गौड़ देश के लोग थे वे बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे और जो दक्षिणात्य देश के लोग थे वे छोटे छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में अच्छे से डिफरेंस याद रखना होगा। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य देश के लोग छोटे छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे। तो जस्ट इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दिया। आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आप बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। तो अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि बड़े देश जो गौड़ देश के लोग थे वे बड़े नाखूनों को पसंद करते थे और जो दक्षिणात्य देश के लोग थे वे छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिणात्य। ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था।
1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या फिर 1911 ईस्वी में? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार में, बलिया बिहार में, बलिया उत्तर प्रदेश में या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में? तो पिछले क्वेश्चन में ही हमने आपको बता दिया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। अर्थात उत्तर प्रदेश की एक बलिया जगह का नाम है, उस बलिया में 1907 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश में। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, बंदरियां, भालू या फिर हाथी? ये 4 जानवरों का नाम बताया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जो मनुष्य का आदर्श कभी भी नहीं बन सकती? तो पाठ में बताया गया था कि जो बंदरियां है वह मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है? अर्थात इनमें से किसे देवताओं का राजा कहा जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को या फिर ब्रह्मा को? तो आप जानते हैं कि देवताओं का राजा सिर्फ और सिर्फ इंद्र को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है? तो इंद्रदेव को देवताओं का राजा ही कहा जाता है। नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, मानवता और पशुता दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नख, जो नाखून होते हैं जो बड़े हमारे हो जाते हैं, वे नख सिर्फ और सिर्फ पशुता का ही प्रतीक है। जैसा कि हमने आपको पाठ में पढ़ाया था कि नख पशुता का प्रतीक है और उसको काट देना, अर्थात जब वह बढ़ जाता है तो उसको काटना हमारी मानवता का प्रतीक है। तो नख किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशुता का। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? यह एक संपादन का नाम दिया गया और पूछा यह जा रहा है कि यह संपादन किसने किया था? पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, मैक्स मूलर ने, सुमित्रा नंदन पंत ने या फिर नलिन विलोचन शर्मा ने? तो पृथ्वीराज रासो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही संपादन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? अर्थात एक विश्वविद्यालय का नाम दिया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और यहाँ से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? अर्थात कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? पद्म भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र या फिर ज्योतिष आचार्य? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्योतिष आचार्य की उपाधि दी गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योतिष आचार्य की। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे उनको जो ज्योतिष आचार्य मिला था वह तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मिला था, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उनको पद्म भूषण जो मिला था उस पद्म भूषण की उपाधि से उनको किस ईस्वी में सम्मानित किया गया था? 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या फिर 1961 ईस्वी में? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित 1957 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1957 ईस्वी में। अशोक के फूल की रचना है। ये जो अशोक के फूल है ये एक रचना का नाम दिया गया है और पूछा यह जा रहा है कि इसकी रचना किसने की है? दिनकर ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर गुणाकर मूल्य ने? तो अशोक के फूल की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक के फूल की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु और जन्म, इन दोनों तारीखों को आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हमने जन्म इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा दिया। इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया नामक जगह पर हुआ था और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी और किस जगह पर हुई थी। 1979 में दिल्ली में हुई थी, 1984 में अजमेर में हुई थी, 1989 में उत्तर प्रदेश में हुई थी या फिर 1994 में कानपुर में हुई थी। तो बहुत बच्चे इस ऑप्शन को सही कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। वे सोचते हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था तो मृत्यु भी उत्तर प्रदेश में हुआ होगा, जो कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। उनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1979 ईस्वी में हुई थी और कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनकी मृत्यु 1979 में दिल्ली में हुई थी। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है?
ये 3-4 पुस्तकों का नाम दिया गया और पूछा यह जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा पुस्तक है जिसमें नाखून का इतिहास के बारे में पढ़ने को मिलता है। कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो ये जो कामसूत्र है यह एक ऐसा पुस्तक है जिस पुस्तक में नाखून के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में नाखून के इतिहास के बारे में पढ़ा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? ये एक उपाधि का नाम है। जैसा कि इससे पहले हमने एक उपाधि पढ़ा है कि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक उपाधि उनको मिला था, जिस उपाधि का नाम था ज्योतिष आचार्य। तो इसी प्रकार पूछा जा रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? मगध विवि विश्वविद्यालय से, विवि का मतलब है विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से तो उन्होंने ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की थी, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है डी लिट की उपाधि। डी लिट की उपाधि उन्होंने लखनऊ के विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? नख से है, मुख से है, नाक से है, या फिर आँख से है? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हमने पाठ में बहुत अच्छे से बता दिया था। और अगर आपने इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा तो आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो आप सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाइएगा। अगर आप पाठ पढ़े हुए रहिएगा तो आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़िएगा कि पढ़ते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या था। तो पाठ में जो कहानीकार थे उन्होंने कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों से मानव के नख का संबंध बताया, नाखून का संबंध बताया कि पुराने जमाने में इस तरह के नाखून, त्रिकोण नाखून, दंतुल, वर्तुलाकार नाखून काटे जाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नख से। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के नख के अंग से है। अलकतक का अर्थ है, जैसे कि इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है सिकथक। सिकथक का अर्थ होता है मोम, जिसको अंग्रेजी में वैक्स कहा जाता है। उसी प्रकार यह एक दूसरा शब्द है किसी अन्य भाषा का, और पूछा जा रहा है कि इसका हिंदी अर्थ क्या है? अलकतक, तेल, आलता, हल्दी, या फिर साबुन। तो देखने में अब जैसे कि लग रहा है अलकतक, यह एक आलता इसका हिंदी अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलकतक का अर्थ है, अलकतक का अर्थ आलता है। द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? जो द्विवेदी जी थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इस पाठ के लेखक, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अशोक के फूल पर रचना पर मिला था, आलोक पर्व पर, अनाम दास पर, पोथा पर, या फिर कल्पलता पर? तो उन्होंने एक आलोक पर्व पर ये एक रचना की थी और इस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलोक पर्व के रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। जो पुराने समय के प्राचीन एंशियंट मैन थे, उनका जो प्रमुख अस्त्र शस्त्र था वह क्या था? दांत था, नाखून था, पैर था, या फिर पत्थर के औजार थे? तो जो प्राचीन मानव होते थे उनका जो प्रमुख अस्त्र होता था वह सिर्फ और सिर्फ नाखून होता था। वे नाखून से ही अपना बचाव करते थे और नाखून के जरिए ही वे अपने भोजन को चीरते फाड़ते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राचीन मानव का जो प्रमुख अस्त्र शस्त्र था वह नाखून था। आर्यों के पास था, जो आर्य थे उनके पास क्या था? लोहे का अस्त्र था, घोड़े था, मिट्टी का घर था, या फिर इनमें से सभी था? तो जो आर्य थे उनके पास लोहे के अस्त्र भी थे, घोड़े भी थे, और मिट्टी अर्थात कच्ची घर थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्यों के पास ये सभी के सभी चीज़ें थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? ये एक पंक्ति है और पंक्ति से रिलेटेड भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पंक्ति को आपको सिर्फ अच्छे से याद रखना है। तो यह पंक्ति है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब खराब, सब जो नए होते हैं वे खराब नहीं होते। तो ऐसा किसने कहा था? पतंजलि ने कहा था, कालिदास ने कहा था, वात्स्यायन ने कहा था, या फिर कबीर ने कहा था? तो इस पंक्ति को कहा गया है कालिदास जी के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, इस पंक्ति को कालिदास ने कहा है।
नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर या फिर लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो जो नकधर मनुष्य थे वे आजकल एटम बम पर भरोसा कर रहे हैं कि एटम बम ही हमारा अस्त्र शस्त्र है। वे प्राचीन जो मानव थे वे नाखूनों को अपना अस्त्र शस्त्र समझते थे, लेकिन जो आज के मानव वे नाखूनों को अपना अस्त्र शस्त्र न समझकर इससे भी अधिक शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि बंदूक, लाठी और एटम बम। लेकिन वे भरोसा सबसे अधिक एटम बम पर कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य जो नकदर मनुष्य है वह एटम बम पर भरोसा कर रहा है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का या फिर वात्स्यायन का। मतलब इस तथ्य को, इस पंक्ति को किसने कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। तो यह जो तथ्य कहा गया था यह गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया था। तो यह तथ्य है गौतम बुद्ध का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह तथ्य गौतम बुद्ध का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार है। तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपने इस सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन यही पढ़ा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है, अर्थात इसके निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके जो निबंधकार हैं वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य किस विधा में लेखन नहीं किए? मतलब पूछा यह जा रहा है कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे उन्होंने साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं किया था? आलोचना में, उपन्यास में, कहानी में या फिर निबंध में। तो जो कहानी थे मतलब उन्होंने कभी भी किसी प्रकार की कोई कहानी नहीं लिखी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्होंने लेखन कहानी का नहीं किया था। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ये 4 रचनाओं का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से 3 रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है और एक ऐसा कौन सा रचना है, अर्थात ऐसा एक कौन सा रचना है जिस रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं की है? अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, वान भट्ट की आत्मकथा या फिर हिंदी साहित्य की आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल उन्होंने ही लिखा है, वान भट्ट की आत्मकथा उन्होंने ही लिखा है और अशोक के फूल भी उन्होंने लिखा। तो ये जो माटी की मूर्तें है ये किसी अन्य कवि की रचना होगी, किसी अन्य लेखक की रचना होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से जो माटी की मूर्तें रचना है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में या फिर जापान में। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 ईस्वी में बम फेंक दिया गया था, एटम बम। तो उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है कि जो हिरोशिमा है वह कहाँ है? तो हिरोशिमा जापान में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा जापान में है। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आप इस वीडियो में शुरू से बने हुए हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा कि कौन जो देश थे वे छोटे छोटे नाखून को पसंद करते थे। ऐसे कौन से देश के लोग थे जो छोटे नाखूनों को रखना पसंद करते थे? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नाखून क्यों बढ़ते किस प्रकार की विधा है। तो यह एक निबंध है और निबंध में भी कैसा निबंध है? ललित निबंध है, भावात्मक निबंध है, विवेचनात्मक निबंध है या फिर विवरणात्मक निबंध है। तो हमने इस पाठ के थंबनेल वाले वीडियो में ही इस वीडियो के थंबनेल में लगा दिया था ललित निबंध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो यह एक ललित निबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ललित निबंध। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची एक ऋषि मुनि का नाम था और उनकी हड्डी से एक अस्त्र बनाया गया था। तो पूछा जा रहा है कि दधीची की हड्डी से कौन सा अस्त्र बना था? तलवार बना था, त्रिशूल बना था, इंद्र का वज्र बना था या फिर कुछ भी नहीं बना था? तो दधीची की हड्डी से ही इंद्र, जिसे देवताओं का राजा कहा जाता है, इंद्रदेव, उसी का वज्र बना था दधीची की हड्डी से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र का वज्र। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पार्श्ववृत्ति के या फिर सौंदर्य के? तो लेखक के अनुसार जो मनुष्य का नाखून है वह सिर्फ और सिर्फ पार्श्ववृत्ति का मीन्स पशुता का प्रतीक है और उसको काटना हमारी मनुष्यता का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून पार्श्ववृत्ति के प्रतीक हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ये जो सहजात वृत्तियाँ हैं किसे कहा जाता है? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, शव के बंधन को या फिर उपयुक्त सभी को? तो सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहते हैं। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में
36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाया गया है। इस पार्ट से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता था हमने छाट के करवा दिया है और इस पार्ट की व्याख्या को भी अच्छे से पढ़ा दिया है और इस पार्ट के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को भी नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। और अगर आप उन सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधुली गद्यखंड संपूर्ण व्याख्या, वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि इस चैनल से रिलेटेड जितना भी क्लास 10th का नोट्स और PDF होता है सभी का सभी टेलीग्राम चैनल पर डाला जाता है और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको वही मिल जाएगी। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको इस चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।